हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल ऑन आवर यूट्यूब चैनल विद्याशैल एकेडमी। और आज के इस सेशन में मैं फिर से आपसे वो स्टैटिक क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा जो एसएससी के एग्ज़ाम ने घुमा फिरा के बार बार अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे हुए हैं। ओके, तो यू नीड टू पे स्पेशल अटेंशन टू दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस, क्योंकि ये कहीं ना कहीं किसी एग्ज़ाम में आपके आएंगे ही दोबारा, क्योंकि जो हिस्ट्री है, जो स्टैटिक पार्ट है, वो कॉन्स्टेंट है हमारे सिलेबस का। सो लेट्स स्टार्ट अ सेशन। Question number 1. At which of the following places was the formal proclamation of the Swadeshi movement made on 7th August 1905? ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट का फॉर्मल डिक्लेरेशन आप समझ सकते हो कि फॉर्मली कब डिसाइड किया था कि हम ये करेंगे और कहाँ बोला गया था। तो वो था आपके कलकत्ता टाउन हॉल में। तो आंसर क्या है इसका? कलकत्ता टाउन हॉल। अब देखिए, इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है, ये डेट खुद में इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हम ईयर तो याद रखते हैं 1905, लेकिन ये जो डेट है ना 7 अगस्त, आपको ये भी याद रखना है स्वदेशी मूवमेंट के बारे में। ठीक है, कि यहाँ पे हमने फॉर्मल प्रोक्लेमेशन दिया था स्वदेशी मूवमेंट का। अब स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट क्यों किया गया था? सबसे पहला क्वेश्चन ये पूछते हैं ना कि जो बंगाल का विभाजन था, डिवीजन ऑफ बंगाल, उसके अगेंस्ट में ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। उस टाइम वाइसरॉय जो थे लॉर्ड कर्जन, इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी। देखो, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी से ये खेलते तो थे, तो इन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई थी कि हम बंगाल को ऐसे रीजन्स में डिवाइड कर देंगे विच आर डोमिनेटेड बाय मुस्लिम्स एंड डोमिनेटेड बाय हिंदू बेस्ड ऑन देयर पॉपुलेशन। तो इस डिवीजन के अगेंस्ट ये स्वदेशी मूवमेंट स्टार्ट किया गया था। और स्वदेशी मूवमेंट में क्या था कि वी विल यूज़ आर देसी प्रोडक्ट, जो अभी इतना ज़्यादा चलता है ये सिस्टम, दैट वी विल यूज़ आर देसी प्रोडक्ट। तो उस टाइम पर, उस पर्टिकुलर पीरियड पे जो मैनचेस्टर का कपड़ा आता था, मैनचेस्टर क्लॉथ, ठीक है, एक तो आपको ये याद रखना है, और लिवरपूल का सॉल्ट। एक बार कहीं किसी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम में ये पूछा गया है कि प्रोडक्ट का वो पूछ लिया था कि मैनचेस्टर से कौन सी चीज़ आती थी जो हम बॉयकॉट करने वाले थे, या लिवरपूल से कौन सी चीज़ आती थी जो हमें बॉयकॉट करना था, या वहाँ का प्रोडक्ट जो हमें यूज़ नहीं करना था। तो लिवरपूल सॉल्ट एंड मैनचेस्टर्स क्लॉथ। क्वेश्चन नंबर 2. विच ऑफ द फॉलोइंग, सामने फ्रेम में तो नहीं है ना? हाँ, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन? एलोट्रोप ऑफ कार्बन पता होने के लिए सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि एलोट्रोप क्या होता है। किसी भी एलिमेंट का अगर एक से ज़्यादा फिजिकल फॉर्म प्रेजेंट है इस अर्थ पे, तो उसको हम बोलते हैं एलोट्रोप। अब जैसे ये क्वेश्चन पहले से ही इतना ज़्यादा ईजी है, इन्होंने आपको ऑप्शन ही ऐसा दिया है कि ट्राईसल्फर इन्होंने ऑप्शन दे दिया जो कि सल्फर का फॉर्म है। तो यहाँ आंसर तो आपको सीधे मिल गया कि कौन नहीं है एलोट्रोप कार्बन का? ट्राईसल्फर। लेकिन जो एलोट्रोप हम एनसीईआरटी में पढ़ते हैं, इसके कार्बन के, ग्रेफाइट दिया हुआ है एलोट्रोपिक फॉर्म, ठीक है, डायमंड भी दिया हुआ है, लॉन्स डेलिएट ये हमें नहीं दिया गया है, तो ये आपको याद रखना है, लॉन्स डेलिएट। इसको हम हेक्सागोनल कार्बन भी बोलते हैं, ठीक है। और भी एलोट्रोप हैं कार्बन के, इनके अलावा एक क्यू कार्बन भी है, लेकिन ये एनसीईआरटी में नहीं दिया गया है। एनसीईआरटी में एक एलोट्रोप दिया गया है आपका फ्यूलरीन, बकमिंस्टर फ्यूलरीन, फुटबॉल शेप जो होता है, बकमिंस्टर फ्यूलरीन, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से एलोट्रोप आपके एनसीईआरटी में मेंशन्ड हैं? वो है आपका ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फ्यूलरीन। तो ये 3 तो आपको याद रखना है। बाकी 2 आपकी, एक आपकी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, एक क्यू कार्बन, ये भी एलोट्रोप है कार्बन का, और दूसरा लॉन्स डेलिएट विच इज ऑल्सो नोन एज हेक्सागोनल कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन. A Supreme Court or High Court judge can be removed by the Parliament by, and the options given, simple majority, special majority,
2/3 मेजोरिटी एंड बोथ सिंपल एंड स्पेशल मेजोरिटी। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल पोजीशन हमारी कंट्री की, ठीक है। हाई कोर्ट किसी भी स्टेट की सबसे पावरफुल जुडिशरी जो पोजीशन है वो। अब इन दोनों को क्या कर सकता है, पार्लियामेंट हटा सकता है, ठीक है। लेकिन उनका जो बोलते हैं ना, एक रीज़न, बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न होना चाहिए हटाने के लिए। ऐसे ही नहीं कि किसी भी दिन बैठ के कि चलो सुप्रीम कोर्ट के जज को हटा देते हैं, हाई कोर्ट के जज को हटा देते हैं, विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसके लिए यू नीड स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी, उसके बिना आप किसी भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को नहीं हटा सकते। अब स्पेशल मेजॉरिटी होती क्या है कि देखिए, इसमें एक ऑप्शन ये भी दिया गया था 2/3 मेजॉरिटी, ये भी स्पेशल मेजॉरिटी का पार्ट है, लेकिन इन्होंने कहीं भी ये स्पेसिफाई नहीं किया। देखिए, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, या तो पूरे सदन का 2/3 वोट आपके अगेंस्ट में जाना चाहिए, तब आपको हटाया जाएगा। और सदन मतलब दोनों, लोकसभा भी और राज्यसभा भी। और उसके बाद इस पे साइन करेंगे प्रेसिडेंट, ठीक है। तो 2/3 मेजॉरिटी या तो ओवरऑल का, या वो लोग जो सदन में उस दिन प्रेजेंट हैं या उस टाइम प्रेजेंट हैं, उसका भी 2/3 काउंट किया जाता है। तो इसलिए इसका आंसर थर्ड वाला नहीं होगा, स्पेशल मेजॉरिटी होगा। सो स्पेशल मेजॉरिटी मतलब ऑलमोस्ट 2/3 आपको, परसेंटेज वाइज देखो तो ऑलमोस्ट 67% आपको वोट चाहिए उनके अगेंस्ट में हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए। और दोनों हाउसेज में, लोकसभा एज वेल एज राज्यसभा, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी क्या होता है, जो इलेक्शन में यूज़ होती है, 50% + 1 सीट, ठीक है। ये आपकी सिंपल मेजॉरिटी होती है। अब जो आपकी स्पेशल मेजॉरिटी होती है, ये आपकी कहाँ कहाँ यूज़ होती है, ये आपको याद रखना है। एक तो आपका इमरजेंसी डिक्लेरेशन, ये याद रखना है। ऐसे ही चलते फिरते कोई भी नहीं कर सकता अब कि हम देश में इमरजेंसी है, ये है वो है। जो आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको अगर हटाना है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, इनको अगर हटाना है तो वहाँ पे ये यूज़ करना है। या फिर पार्लियामेंट में किसी भी ऐसे अमेंडमेंट को पास करना जो कि फेडरलिज्म के आइडिया को अफेक्ट नहीं करता है, ठीक है। फेडरलिज्म क्या होता है, डिवीजन ऑफ पावर। हर एक स्तर पर कुछ ना कुछ पावर्स डिवाइडेड है, इसको हम बोलते हैं फेडरलिज्म, ठीक है, इक्वल डिवीजन ऑफ पावर्स। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेव गोविंद रानाडे वॉज प्राइमरली एसोसिएटेड विथ समाज। अब ये क्या है ना, ये भक्ति पीरियड और क्लास 11th की हिस्ट्री का पार्ट है जो हम पढ़ते हैं। तो सुनी हुई हमने 2-4 ही चीज़ें रहती हैं, जैसे आर्य समाज हर बच्चे ने सुना होता है, ठीक है, आर्य समाज, इसकी स्थापना ये हुई, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसी स्पेशल पर्सनैलिटीज़ हैं। अब देखो, ये क्या है, बहुत इन डेप्थ वाला क्वेश्चन है, किसी भी समाज के बारे में इन डेप्थ। तो आप पहले तो इसका आंसर मार्क कर लीजिए। जो आपके महादेव गोविंद रानाडे थे, वो कौन से समाज से ताल्लुक़ रखते थे, प्रार्थना समाज, ठीक है। फ्रेम में तो नहीं आ रहा ना मैं, ठीक है, ठीक है। प्रार्थना समाज, इसकी स्थापना कब की गई थी, 1867। आर्य समाज की स्थापना कब की गई थी, ये तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। 1875। आर्य समाज वॉज एस्टेब्लिश्ड, फाउंडेड इन 1875। किसके द्वारा, दयानंद सरस्वती, ठीक है। और प्रार्थना समाज का फाउंडर कौन थे, आत्माराम पांडुरंगा। ये आप नोट भी कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो पूछे जाते हैं, ठीक है। सो प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंगा इन 1867, और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती जी ने की थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन,
एज ऑफ मार्च 2022, मार्च 2022 तक, ये हटा दो। Which of the following monument is not a UNESCO World Heritage Site in India? इनमें से कौन सा मोन्यूमेंट जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं है इंडिया में? तो इंडिया में कितनी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है? 40 टोटल, जिसमें से 32 आपकी कल्चरल हैं। कल्चरल मतलब या तो कोई मीनार होगी, कोई ऐसी बिल्डिंग होगी जो आपका ट्रेडिशन या कल्चर से ताल्लुक़ रखती है, तो वो होती हैं आपकी कल्चरल हेरिटेज साइट। जैसे खजुराहो में है, रानी की वाव है, कुतुब मीनार है, रेड फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, तो ये कल्चरल साइट है। 7 आपकी जो है वो नेचुरल साइट्स हैं, कुछ नेशनल पार्क हैं आपके, वो जैसे फ्लावर्स वैली, काजीरंगा, ये सब आपकी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में ही आता है, तो आपके नेशनल पार्क्स भी हैं। और एक आपकी ऐसी मिक्स्ड साइट है, मतलब कल्चरल और नेचुरल दोनों का कॉम्पोजिशन। तो ऐसी 40 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की। तो इनमें से कौन सी नहीं है? चार मीनार, हैदराबाद। दिस इज़ नॉट अ वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट इन इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच टाइम वॉज टेकन टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? वेरी ईजी, मतलब इतनी बार सवाल ये रिपीट हुआ है अलग अलग क्वेश्चंस में, कभी CDS में पूछा गया है, कभी SSC में पूछा गया है, इवन स्टेट लेवल एग्जाम्स में भी ये कई बार पूछा गया है। तो कितना टाइम लगा था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में? टू years 11 months and 17 days। ऑप्शन दिख रहे हैं? हाँ ठीक है, 2 years 11 months and 17 days। और ये कब स्टार्ट किया गया था? 9 दिसंबर 1946 से, नॉट 17 सॉरी, 26 नवंबर 1949 तक। ये पूरा पीरियड था जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था। कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी के हेड कौन थे? आदरणीय भीमराव अंबेडकर जी। और एक जो क्वेश्चन इसमें बनता है, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? ठीक है, लोग बोलते हैं कि ठीक है सरदार वल्लभ भाई पटेल वाज इन द एडवाइजिंग कमेटी, लेकिन ऑफिशियली BN राव, आपको नाम याद रखना है, BN राव। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे वो बिहाइंड द स्टेज, मतलब समझ लो ना, हर चीज़ पर नज़र रख रहे थे, बता रहे थे ये करना है वो करना है, लेकिन ऑफिशियल एडवाइज़र कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र BN राव। 2 साल 11 महीने और 17 दिन लगे इसको फ्रेम करने में। ठीक है, 9 दिसंबर 1946 से 26 नवंबर 1949 तक इतना टाइम लगा कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, what percentage of Earth's fresh water, what percentage of Earth's water is fresh? अर्थ का कितना पानी जो है वो फ्रेश है? तो NCERT में जो आपकी जो स्टेटमेंट लिखा हुआ है ना, उन्होंने बोला है ऑलमोस्ट 3%। एग्जैक्ट डेटा तो किसी के पास भी नहीं होता, बुक में भी ये लिखा गया है ऑलमोस्ट 3%। तो ऑलमोस्ट 3% के इक्वल आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर C, 2.7%। अब ये पूछ लेते हैं इतना स्पेसिफिक डेटा, आई डोंट नो हाउ, जब NCERT खुद क्लेम करती हैं ऑलमोस्ट डेटा। ठीक है, क्योंकि पूरी वाटर बॉडीज़ हमने भी अभी तक एक्सप्लोर नहीं की हैं सही से, तो दिस इज़ दी परसेंटेज 3%। और जो आपका पानी है वो कहाँ कहाँ कौन से मासेस में डिवाइडेड है आप याद रख सकते हैं। ये ऑर्डर भी है पैसा, जो ओशियंस का ऑर्डर है ना, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन, इंडियन ओशन, दिस इज योर सदर्न ओशन, सदर्न मीन्स Antarctic, and last one is your Arctic Ocean। इन 5 ओशंस का ऑर्डर भी ये है साइज का
PAISA, पैसा, ठीक है। सबसे बड़ा है आपका पैसिफिक ओशन, उसके बाद है अटलांटिक, देन आ ग्रेट इंडियन ओशन, एंटार्क्टिक ओशन और उसके बाद आर्कटिक ओशन। सो दिस इज़ द ऑर्डर ऑफ देयर साइज। सबसे बड़ा पैसिफिक। और कितना परसेंट पानी फ्रेश है, दैट इज़ ऑलमोस्ट इक्वल टू 3%। तो ऑप्शन जो सबसे नियरेस्ट है वो ये वाला है, 2.7%। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पैरालंपिक्स विंटर गेम्स 2022 was hosted by which nation? चाइना। इसका आंसर है चाइना। और कहाँ हुए थे? बीजिंग में। जैसे हमारे नॉर्मल एथलीट्स के समर और विंटर ओलंपिक्स होते हैं, ऐसे ही हमारे पैरा एथलीट्स जो होते हैं उनके पैरालंपिक्स होते हैं, और इनके भी समर और विंटर ओलंपिक्स होते हैं। तो 2022 में ये हुए थे अभी चाइना में, और 4 साल बाद 2026 में ये फिर से होने वाले हैं। कहाँ पर? इटली में। और जो समर पैरालंपिक्स हैं वो आपके 2024 में कहाँ होने वाले हैं? पेरिस में। ये आपको याद रखना है। और आपकी जो इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी है, इंटरनेशनल पैरालंपिक्स कमेटी, इन्होंने कितने गेम डिसाइड कर रखे हैं? टोटल 28 गेम्स, जिसमें एथलीट्स पार्टिसिपेट करते हैं। और इन 28 गेम्स में से 22 आपके खेले जाते हैं समर ओलंपिक में, ठीक है, समर ओलंपिक रिलेट फॉर पैरा एथलीट, मतलब पैरालंपिक्स। और 6 गेम आपके सिर्फ होते हैं विंटर पैरालंपिक्स में। तो ये आपको याद रखना है। ये नंबर पूछ सकते हैं, अभी तक तो नहीं पूछा हुआ है, बट हाँ दे कैन आस्क यू, अगर थोड़ा और इन डेप्थ अगर जाना चाहें तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपको होस्ट याद रखना है, कब कहाँ होने वाले हैं। समर वाले भी याद रखने हैं आपको क्योंकि ये आने ही वाले हैं, कहाँ होने वाले हैं, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following countries was the runner-up in the ICC Women's T20 World Cup 2020? कौन सी कंट्री रनर-अप थी? And it was our India. India runner-up थी. We lost in the finals to Australia. Australia women's जो टीम है, one of the champion teams on this earth. ठीक है, they dominate this game एक सर्टेन लेवल तक के, ऐसा कि काबिल तारीफ़। तो आपको याद रखना है। आप ये भी याद रख सकते हैं कि अगला जो आपका वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप है वो आपका होस्ट करेगा बांग्लादेश। एक ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है जो आप नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डीकमीशन्ड हैवलॉक ब्रिज, ये हैवलॉक एक साथ लिखा होना चाहिए, ठीक है। द डीकमीशन्ड हैवलॉक ब्रिज हैज़ बीन बिल्ट ओवर विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स। डीकमीशन मतलब अब उसको यूज़ करना बंद कर दिया, डीकमीशन कर दिया। तो जो हैवलॉक ब्रिज है उसको कौन सी रिवर के ऊपर बनाया गया है? तो इस हैवलॉक ब्रिज का एक और नाम है जिसको हम बोलते हैं ओल्ड गोदावरी ब्रिज। तो अगर किसी को ये पुराना नाम भी याद है हैवलॉक ब्रिज का, जो एक और नाम जो बोला जाता है, तो आप इजीली आंसर कर सकते हो कि ये कौन सी रिवर पे बना गया है। गोदावरी रिवर पर बनाया गया है हैवलॉक ब्रिज, ठीक है। गोदावरी कहाँ से ओरिजिनेट होती है? महाराष्ट्र से। और जाके कहाँ ख़त्म होती है? बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। एक इसमें क्वेश्चन और बनता है कि हैवलॉक ब्रिज कहाँ पर है, तो आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका हैवलॉक ब्रिज है। ये बाकी जो इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे आपकी कृष्णा नदी है, ये कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर, जो आपका वेस्टर्न घाट वाला रीजन है वहाँ से।
कावेरी भी आपकी कहाँ से निकलती है? वेस्टर्न घाट से, लेकिन स्टेट कौन सा है? कर्नाटका। ये इनके ओरिजिन स्टेट है जहाँ से ये नदी निकलती है। गोदावरी तो मैंने आपको बता ही दिया, महाराष्ट्र से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में जाती है। ठीक है, सो दिस इज़ योर आंसर। और कहाँ पर है हेवलॉक ब्रिज? कहाँ पर लोकेटेड था? जो डीकमीशन्ड ब्रिज है वो आंध्र प्रदेश में। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टुडेज 10 क्वेश्चन। सो थैंक यू सो मच, और हमसे जुड़े रहिए और आगे आने वाले वीडियोस भी देखते रहिए। थैंक यू।